2013 में डिज्नी ने इंडिया गेम्स नाम की एक भारतीय कंपनी को खरीदा, जिसके लिए उन्होंने अराउंड 500 करोड़ रुपए दिए। इंडिया गेम्स वही कंपनी थी जिन्होंने ईए, अटारी इन जैसे बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियोज के लिए स्पाइडरमैन, बायोशॉक इन जैसे काफी बड़े ट्रिपल ए टाइटल्स गेम के अंदर काम किया था और इसके वजह से ये काफी इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। गेमिंग इंडस्ट्री अराउंड $400 बिलियन की वैल्यू रखती है ग्लोबली, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में भी काउंट होती है। और इंडिया के अंदर आज की डेट में 300 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स है जो रोज गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा $1.83 बिलियन का वैल्यूएशन आज की इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री का है, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट्स के साथ में आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया एक आईटी हब होते हुए भी जो पूरे दुनिया का अराउंड 60% आईटी एक्सपोर्ट करता है, वहां पर आज तक कोई भी ट्रिपल ए गेम क्यों नहीं बन पाया। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, कॉल ऑफ ड्यूटी इन जैसे बड़े गेम्स इंडिया के अंदर में डेवलप होते हुए क्यों नजर नहीं आते। इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम मल्टीपल फैसेट्स को देखेंगे। पहली बात यह है कि गेम डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इनके एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, इनका फाइनेंसेस किस तरीके से चलता है, और लास्टली इन सारी चीज़ों के बाद में हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में कि इंडिया के अंदर का गेमिंग कल्चर किस तरीके से अफेक्ट करता है, कि इंडिया के अंदर गेम्स किस तरीके से बनते हैं। तो एक एक करके चीज़ें समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि ट्रिपल ए गेम का मतलब क्या होता है। ट्रिपल ए या ए टाइटल के गेम्स वो होते हैं जो मैसिव बजट के साथ में बनाए जाते हैं। या मैं 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के ऊपर की बजट की बात कर रहा हूँ, और ये ऐसे गेम्स होते हैं जिनकी मार्केटिंग, पब्लिशिंग, डेवलपमेंट, इनके पीछे जो खर्च होते हैं वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। और पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिलीजेस जो होते हैं उन्हें ट्रिपल ए टाइटल्स के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका कोई सेट डेफिनेशन है नहीं, कई बार इन्हें मेमोरी साइजेस के हिसाब से भी कुछ जगहों पर नोट किया गया है, लेकिन बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई बजट और बड़े गेम्स को आप ट्रिपल ए कह सकते हो। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इन गेम्स की डेवलपमेंट होती नहीं है। रॉकस्टार स्टूडियोज, यूबीसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज इंडिया के अलग अलग शहरों में, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर अपने ऑफिसेस मेंटेन करते हैं, जहाँ पर इंडियंस ही इन बड़े गेम टाइटल्स के लिए कोड करते हैं, जो हमें यूएसए में से रिलीज होते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर इंडियंस के द्वारा इंडिया के ऊपर बेस्ड कोई गेम हमें देखने के लिए नहीं मिलता है जो कोई इंडियन स्टूडियो डेवलप करे। तो इसके पीछे दिक्कतें क्या है वो समझते हैं। पहले गेम के फाइनेंसेस और गेम किस तरीके से कोई बनता है उसके बारे में समझते हैं। अब इंडिया एक आईटी हब तो है, यहाँ पर हम ये चीज़ तो समझ गए कि कोडर्स और स्किल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन एक गेम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। एक गेम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है, मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा वॉइस ओवर के लिए आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, हजारों लाखों करोड़ के हिसाब से यहाँ पर लाइसेंसेस, राइट्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और ऐसे कई सारी चीज़ें मिलकर फाइनली एक गेम बनाते हैं। और कई सौ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैंने मेंशन भी नहीं की। अब ये सारी चीज़ों की वजह से आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कोडिंग के अलावा भी कई सारे खर्च होते हैं गेम बनाने में। एक ट्रिपल ए टाइटल की अगर हम बात करें तो अराउंड $265 मिलियन किसी गेम के अंदर खर्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ GTA 5 का, जिसे 2013 में इसका जो वैनिला वर्जन था उसे बनाने में $265 मिलियन खर्च हुए, जो आज की डेट में हमारी करेंसी में 1800 करोड़ रुपए बनते हैं। जो इतना बड़ा बजट है जो आज तक किसी मूवी के अंदर भी इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री ने नहीं लगवाया। तो गेमिंग के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना कई बार रिस्क लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि गेम्स इतने महंगे क्यों बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल लेता हूँ मोशन कैप्चर का। ट्रिपल ए गेम्स के अंदर जो एनिमेशंस होते हैं, जो गेम मैकेनिक्स के अंदर आप चीजें देखते हो, जो कट सीन्स होते हैं, इनके अंदर कई बार मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। अब ये जो मोशन कैप्चर की टेक्नोलॉजी की है तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ये महंगी होती है। 1 मिनट का मोशन कैप्चर सीन जो है उसे बनाने के लिए, मैं यहाँ पर फिनिश सीन की बात कर रहा हूँ, $800 से $3000 तक का खर्च होता है। यानी 1 मिनट का मोशन कैप्चर एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पर खर्च अराउंड 2 लाख रुपए का आता है। यानी आप समझ सकते हो एक गेम जो कई घंटों तक चल सकता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, इसके अंदर कई घंटों का मोशन कैप्चर होगा, और उसके लिए कितना खर्च आएगा इसे आप सिर्फ कैलकुलेट ही कर सकते हो। लाइसेंसेस का अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो आपने कई सारे गेम्स के अंदर बिल्डिंग्स देखे होंगे, एमिनेशन देखे होंगे, प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो इन चीज़ों को भी कई बार कंपनीज को लाइसेंस
लाइसेंस करना पड़ता है ताकि आगे जाकर इनके ऊपर कोई लॉ सूट ना करे। म्यूजिक भी इनमें से एक चीज़ होती है, म्यूजिक इन्हें तो खुद से प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर इनका मोशन कैप्चर होता है, एक एक साउंड इफेक्ट इन्हें बनाना पड़ता है। एक गेम खेलते हुए आप चीज़ों को नोटिस नहीं करोगे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें मिलकर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ाती है और सिर्फ कोड या डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग जो है ये गेम का बैकबोन नहीं होती, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ एक गेम को बहुत ज़्यादा प्लेएबल बनाती है। तो ये सारी चीज़ें ने महंगा तो बना दिया, 1800 करोड़ का बजट भी आ गया, लेकिन एक बात समझने के लिए अभी डिफिकल्ट ये पड़ती है कि इंडिया में 300 मिलियन एक्टिव गेमर्स है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन हर कोने तक पहुंच गया है। इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हमने फार्मा इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों के हिसाब से, इनफैक्ट अरबों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स होते हुए देखी है, तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा जरूर है कि कोई ना कोई कंपनी ऐसी होगी जो इंडिया के अंदर ऐसा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली ये चीज़ क्यों देखने के लिए नहीं मिलती और बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बड़े रिस्क इंडिया के अंदर क्यों नहीं लिए गए, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अगर मान भी ले कि कोई इंडिया स्पेसिफिक टाइटल बनाया गया जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडिया के अंदर सेल होगा, इंडियंस इन्हें खरीदेंगे और इसके लिए हजारों करोड़ इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो अब हमारा कल्चर किस तरीके से गेमिंग का वो हम समझते हैं। इंडिया में गेमिंग कल्चर, एक एक्टिव गेमिंग कल्चर जो है वो अभी रिसेंट में ही डेवलप होना शुरू हो गया है, स्पेशली हम पिछले 5 या 10 साल की अगर बात करें तो। इस वजह से दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ पर गेम्स के लिए पैसे पे करने की हैबिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ है। इनफैक्ट इस बात को एडमिट करने के लिए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि जब मैंने कई सारे सालों पहले गेम्स खेलना शुरू किया था, तब मेरे पहले कई सारे गेम्स जो है वो मैंने बिना किसी पैसे दिए खेले थे। उन्हें फ्रेंड से लेना, कहीं पीसी शॉप से इंस्टॉल करा लेना, ऐसी चीज़ों के द्वारा हमने गेम्स खेलना शुरू किया है। इस वजह से हुआ यह है कि इनिशियली जब इंडिया का गेमिंग मार्केट बहुत ज़्यादा नीश हुआ करता था और गेमिंग इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इंडिया के अंदर गेम्स बेचा नहीं करती थी, तो पायरेसी की समस्या इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंडिया के अंदर गेम्स के लिए पैसे देने की जो हैबिट है वो कभी भी कंज्यूमर्स को लग नहीं पाई। अब यहाँ पर ट्रिपल ए टाइटल की एक स्पेशल दिक्कत निकल कर आती है। पहली बात, जो लोग आज के डेट में गेम्स अफोर्ड कर सकते हैं और गेमिंग करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 20 से लेकर 30 के बीच के सेगमेंट के हैं, जिन्होंने बचपन में पीसी गेम्स खेले हैं और आज खुद से अर्निंग वो कर रहे हैं कि वो गेम्स के लिए पैसे दे पाए और एक ट्रिपल ए गेम को सक्सीड होने के लिए उसकी कॉपीज एटलीस्ट इनिशियल कुछ सालों के लिए 2 से 3 से लेकर 5,000 रुपये तक भी बिक सकती है। और उतने ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर है नहीं जो इस गेम को खरीद लेंगे और इसके वजह से ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि 2-3 हज़ार करोड़ रुपए इसके वजह से रिकवर हो जाएंगे। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो आज के डेट में ट्रिपल ए फ्रेंचाइजीज बिक भी जाती है 2-3-4 हज़ार रुपये कीमत पर, वो अभी इस डेट में इंडिया के अंदर डेवलप होना, ना सिर्फ इंडिया के अंदर लेकिन ग्लोबली कहीं पर भी ग्राउंड से डेवलप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब समझते ये कैसे दोस्तों, ज़्यादातर जो बड़े गेम्स होते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलते हैं, जिनके कई सारे सालों से सीरीज आते आ रही है। हर कुछ सालों में कोई ना कोई नई सीरीज रिलीज होती है और जो बना बनाया फैन बेस है वो कुछ भी करके इस गेम को खरीदेगा, इस बात की श्योरिटी होती है। इंडिया के अंदर ये फैन बेस काफ़ी यंग है। अगर आप GTA जैसे गेम की बात करो तो ये 1990s से प्रोड्यूस होता है। अलग अलग जैसे हम डूम वगैरह की बात करो तो ये गेम्स भी बहुत पुराने हैं और ऐसा बहुत बड़ा फैन बेस है इनका वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो बचपन से इन गेम्स को खेलते हुए आया है। और आज की डेट में ये स्टूडियोज जो छोटे छोटे गेम्स के साथ में शुरू हुए थे लेकिन आज हज़ारों करोड़ इन गेम्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास में गारंटी है कि यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में लोग पैसे देकर इन गेम को खरीदेंगे, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्टिंग गेम से है और जो पेइंग फॉर गेम्स वाला कल्चर है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंडिया के अंदर अगर कोई जीरो से नया ट्रिपल ए फ्रेंचाइज डेवलप होता है तो उसका कोई बना बनाया फैन बेस नहीं है। ऑब्वियसली इनिशियल गेम्स को कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक फैन बेस न होने की वजह से एक ट्रिपल ए गेम्स की रिकवरी कॉस्ट यहाँ पर होना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू साइकिल होता है किसी भी ट्रिपल ए फ्रेंचाइजी के लिए वो रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल है। ये साइकिल बेसिकली इस तरीके से चलता है कि आप एक बहुत अच्छा गेम बनाओ, उसके फैन बेस डेवलप होता है, वो फैन बेस आपको पैसे देकर गेम खरीदता है, उसके बाद में उस गेम का जब अगला वर्जन रिलीज होता है तो वो फैन बेस फिर से उस गेम को खरीदता है, गेम की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है, उन पैसों से आप अगला गेम डेवलप करते हो और ये साइकिल चलते रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में ये साइकिल इंडिया के अंदर डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग पहली बात गेम्स के लिए पे करने के लिए इतना ईजी से मानते हैं नहीं। दूसरी बात, इनके डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े रिस्क है जो ज़्यादा अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बना बनाया फैन बेस इंडिया के अंदर अवेलेबल है नहीं, जो कई सारे गेम्स के लिए अवेलेबल है जो फॉरेन में बंद है, और उस फैन बेस को डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। अब
बात करते हैं कि ये ट्रिपल ए गेम्स को अगर हम छोड़ भी दें तो गेमिंग इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है इंडिया की, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं कर रही है। इंडिया के अंदर स्मॉल और मीडियम लेवल की गेम्स जो है वो आए दिन डेवलप होते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ दुनिया भर के बड़े बड़े गेम्स जो है वो इंडिया में से ही डेवलप हुए हैं। फिलहाल इंडिया का जो फोकस है या फिर आप कह सकते हो ग्लोबली जो फोकस जा रहा है वो है स्मार्टफोन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एक गेम था पबजी जिसे बैन किया गया, आप सब जानते होंगे, और उसको सिर्फ इंडिया मार्केट के अंदर अवेलेबल कर रखा जा सके इसके लिए BGMI जैसा वर्जन उसका लॉन्च किया गया। इसके वजह से आप समझ सकते हो कि किसी कंपनी के लिए इंडिया कितना बड़ा एसेट था कि उन्होंने एक पूरा सेपरेट गेम बना दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के अंदर प्रेजेंस रखा जा सके। आज जमाना आ गया है माइक्रो ट्रांजैक्शंस का, छोटे गेमिंग चीजों का, डेटा का, जिसके वजह से स्मार्टफोन एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है दूसरे बड़े टाइटल्स के कंपैरिजन में। अगर इस गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपैरेटिवली इजी टू मेक होते हैं और ज्यादा रिटर्न से लाते हैं जितना इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर लगाया जाता है। कुछ करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट लगाया जाए और गेम फ्लॉप भी हो जाए फिर भी ये ठीक है, लेकिन कोई ना कोई दूसरा गेम जो अगले 3-4 महीनों के अंदर भी डेवलप किया जा सकता है वो इजीली सारे के सारे कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। जिसकी वजह से ज्यादातर जो इंडिया के अंदर गेमिंग स्टूडियोज है वो छोटे और मिडिल लेवल के गेम्स पर ही काम कर रहे हैं। इसका अगर मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूं तो नाजरा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी बनी जिसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया था। और अगर इस कंपनी के आप टाइटल्स को देखोगे तो इन्होंने मोटू पतलू, क्रिकेट, लूडो इन जैसे गेम्स के जरिए अपना बिजनेस खड़ा किया है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो इनका प्रॉफिट ज्यादा था तब ये जाकर लिस्ट हुए हैं, और बड़े गेम्स के अंदर प्रॉफिट नहीं लेकिन छोटे गेम्स के अंदर उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है। अब फ्यूचर क्या है, इंडिया के अंदर कुछ पैशनेट डेवलपर्स और गेमिंग स्टूडियोज है जो ऑब्वियसली ट्रिपल ए बनाने के लिए रिस्क ले रहे हैं, वो खुद से डेवलप कर रहे हैं। गेम इयन स्टूडियोज है, 99 गेम्स है, इन जैसे कई सारे गेमिंग स्टूडियोज जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, खुद से एफर्ट्स ले रहे हैं कि वो कोई अच्छा टाइटल इंडिया के अंदर डेवलप कर पाए, और इसके लिए पार्टनरशिप्स वगैरह करने की भी कोशिश की जा रही है कुछ अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा इंडिया का मार्केट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ रही है गेम्स के लिए पैसे पे करने की, पेमेंट्स करना ज़्यादा इजी हो गया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए। गेमिंग को सेम नज़रिए से नहीं देखा जाता है जिस तरीके से एक टाइम पे वो देखा जाता था, जिसकी वजह से आज की डेट में आप कह सकते हो इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। और ऐसा लाइकली है कि आने वाले 4 से 5 साल में कोई बहुत बड़ा गेमिंग फ्रेंचाइजी एटलीस्ट चाहे वो इंडिया के लिए ना बने लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेसिफाइड हो सकता है, या फिर एटलीस्ट उनके लिए टारगेटेड हो सकता है ताकि इंडियन मार्केट को कैप्चर किया जा सके, और जिसकी वजह से ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की नज़र जो है इंडिया पर ज़रूर जाएगी। देखते हैं आगे जाकर ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।